आ रहे हैं, यानी कि दिमाग में नचा रहे हैं बातों को कि देखो कि सन चला गया था, सन डूब गया था, फिर सन आ गया। मैं सोचा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग पूरे बेहतर तरीके से लिटरेरी डिवाइस को यानी पोएटिक डिवाइस को यानी कि फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग अच्छे से समझने वाले, बहुत अच्छे से। अलग अलग हो, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान उसमें अगर सिमिलरिटी ढूंढता है और उसके सिमिलरिटी जो दो शब्द है जो लास्ट में एक जैसा ही आवाज़ है, जैसे कि सो, गो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या कहते हैं कि सांस लेने को, आहें भरने को वो अपने मन। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू वर्ड्स ऑफ ओल्ड फैशन वर्ड्स, यानी कि इस पोएम में जो हमारे पास जो ओल्ड फैशन वर्ड्स हैं, यानी कि जो पुराने ज़माने में जिस तरीके से शब्द हम लोग इस्तेमाल करते थे, तो उसमें कुछ चेंजिंग हो गई है और हम लोग उसको नए ज़माने में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। आई थिंक आप लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा अटपटा पाए होंगे जब उसको पढ़े होंगे कि इसमें ये ऐसे यहाँ पे दो ही क्यों लिखा हुआ है, ये ऐसे क्यों है, ये इस तरीके से क्यों है। तो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे और फिर हम लोग ये सीखेंगे जो इस पोएम में जो हमारे पास राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। आई थिंक आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे इसमें कि लिटरेरी डिवाइस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच जो कहते हैं, क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि लिटरेरी डिवाइस या फिर पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, वो भी हम लोग इस पोएम से सीखेंगे कि इस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यानी पोएटिक डिवाइस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं। तो हम लोग अभी सबसे पहले समझते क्या है कि इसमें ओल्ड फैशन वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। गो में ई जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ई। तो यहाँ पे ई नहीं होता है। अभी के ज़माने में हम लोग जो लिखते हैं तो क्या ई नहीं लिखते हैं। फिर उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ भी ई हम लोग नहीं लिखते हैं। उसका क्या है, ये दी, THE, ये दी है, क्या है, ये दी। ये इसका इस्तेमाल पुराने इंग्लिश में किया जाता है, अभी नए इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको हम लोग दी को हम लोग यू से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि तुम। अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये मी, MEE है, तो अभी के ज़माने में हम लोग एक ही ई लिखते हैं, डबल ई नहीं लिखते हैं। और ये क्या है, इट इज़ बेस्ट, इट इज़ बेस्ट लिखा हुआ है। ओके, तो यूज माई सेल्फ, सेल्फ में भी हम लोग अभी ई नहीं लिखते हैं लास्ट में। ओके, ऐसे ही लिखते हैं, SELF। फिर क्या है हमारे पास, सन, SUNNE, सन। अभी हम लोग कैसे लिखते हैं, SUNE लिखते हैं। आप लोग भी देखे होंगे SUNE लिखा हुआ रहता है। फिर हमारे पास क्या है, हैथ, क्या है ये, हैथ। इस हैथ का मतलब क्या होता है, हैज, क्या होता है, हैज। उसके बाद क्या है, हाफ, हाफ में भी हम लोग यहाँ पे ई नहीं लिखते हैं, सिर्फ बिना हाफ HALF लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, बिलीव, बिलीव में BELIEV होता है, यहाँ पे डबल ई है, यहाँ पे आई होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये ई है, HEE, ही में भी हमारे पास एक ही नहीं होगा, एक ही ई होगा। उसके बाद क्या है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आर, यानी कि आर यहाँ पे घंटा यानी कि आवर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये यहाँ पे भी ई नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे वी, क्या है हमारे पास, वी। इस वी में भी डबल ई नहीं होगा, इसमें भी डबल ई नहीं होता है। और ये क्या लिखा है, ज्वाइंड। इसको हम लोग अभी कैसे लिखते हैं, JOIN लिखते हैं, ज्वाइन। और इसमें कैसे लिखा है, ज्वाइनी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या, यहाँ पे ये OR लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं ओवर, क्या कहते हैं, ओवर। व्हेन दो साइड्स नॉट विंड, विंड में भी हम लोग यहाँ पे ई नहीं लिखते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, फिर दो, ये जो दो है, ये जो दो है, इसका मतलब ही यू ही होता है, यानी कि तुम होता है या फिर तुमको कह सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे दो यही एक ही चीज़ है। ये काइंड में भी हम लोग यहाँ पे ई नहीं लिखते हैं, ऐसे ही काइंड लिखते हैं। फिर क्या है हमारे पास, माई लाइफ्स ब्लड के इट कैन नॉट बी में भी हम लोग यहाँ पे डबल ई नहीं लिखते हैं, एक ही लिखते हैं। डैट, दो, यहाँ पे भी क्या है, ये यानी कि तुमको ऐसे कह सकते हैं। दाइन मतलब हो गया तुम्हारा, यानी कि योर लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये दो वही है, यानी कि यू। ओके, और हम लोग यहाँ देखते हैं आगे, लेट नॉट डाई, यानी कि तुम्हारा ऐसे कह सकते हैं, या फिर तुमको, या फिर जो भी हो। फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी में टेक दाई, मतलब कि डेस्टिनी अपना कर्म कर सकता है, यानी कि ओके। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, ओके। बट थिंक, ये जो हमारे पास क्या है, फियर्स में ES नहीं लिखते। अगर फियर्स लिखना होता है, अगर हमारे पास फियर्स लिखना है FEEARS ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ई नहीं लिखते हैं फियर्स में। बट थिंक में भी हमारे पास ई नहीं होता है। वी यहाँ पे भी ई नहीं होगा। आर बर्ड टर्न असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। ये NER मतलब क्या है, ये नेवर है, NEVER क्या है, ये नेवर, क्या है, ये
नेवर है, क्या है ये, नेवर। और मैं इन सारे जो मतलब है, जो हमारे पास सेंटेंस है, जो स्टेंजा है, मैं इन सारे का मतलब कि मतलब जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन जो होता है मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को जाके देख लेंगे, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि आप लोगों को सहूलियत होगा, आप लोग जाएंगे और इसको अच्छे से देख पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास पोएम है, क्या है ये, पोएम है, और इसके पोएट कौन है, जॉन डन, जिनका जन्म कब हुआ था, यानी कि 22 जनवरी और 1572 में उनका जन्म हुआ था, और उनका देहांत कब हुआ था, 31 मार्च 1631 में। और हम लोग ये देखें इसका पोएम है क्या है, ये क्या है, ये पोएम। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग स्कीम कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा शब्द जो दो शब्द है जो लास्ट में एक जैसा ही आवाज़ है, जैसे कि सो, गो, जिस तरीके जैसे हिंदी में कहते हैं अमन, चमन, नमन जो कहते हैं, तो ये लास्ट में एन एन आ रहा है, ना एक जैसा आवाज़ आ रहा है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी एक जैसा आवाज़ आएगा तो क्या कहेंगे, उसको राइमिंग वर्ड्स कहेंगे। हिंदी में हो सकता है कि एक जैसा शब्द ही आ जाए, यानी कि एक जैसा वर्ण, यानी कि एक जैसा अक्षर ही आ जाए, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता है हर बारी। इंग्लिश में कभी कभी लास्ट में कुछ अलग लेटर भी आ जाता है, कि फिर भी आवाज़, वॉइस यानी कि साउंड वही रहता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि गो कहूँ, मैं क्या कहूँ, गो, और मैं कहूँ सो, SHOW, तो यहाँ पे तो लास्ट में हुआ, यहाँ पे लास्ट में क्या है, W है, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, राइमिंग वर्ड्स होगा, क्या होगा, ये राइमिंग वर्ड्स। तो हमारे पास ये राइमिंग स्कीम क्या है इसका, हम लोग ये देखते हैं। देखिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस वाई फील्ड दैट टू डाई। यानी कि ये जो पोएम है, इसको देखिए, गो क्या कहा जा रहा है, गो, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं हम लोग इसको, ए। फिर ये गो है और ये दी है, ये नहीं मिल रहा है। फिर हम लोग यहाँ इसके आगे पढ़ेंगे सो, गो सो, यानी यहाँ पे ये फिर क्या हो गया, ए हो गया। अब ये क्या है, हम इसको बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये बी। फिर बी यानी कि दी, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, मी, यानी कि ये क्या हो गया, बी। फिर हमारे पास क्या है, आई, डाई, आई क्या है और क्या है, डाई है, तो हम इसको क्या मानेंगे, सी, और इसको भी क्या मानेंगे, सी। फिर बेस्ट, जेस्ट, इसको क्या मानेंगे, डी, और इसको भी क्या मानेंगे, डी। तो मेरे पास क्या है, ए बी डी सी, सॉरी ए बी, तो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी सी, यानी कि हमारा इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी क्या है, ए है और बी है, फिर ए है फिर बी है, फिर क्या है, सी है और फिर डी है, क्या है, सी है फिर डी है, फिर क्या है, डी है, फिर क्या है, सी है। ये हमारा आपके जो पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो 12th बुक में जो चैप्टर नंबर 1 यानी कि पोएम नंबर 1 है, उसका राइमिंग स्कीम क्या हुआ, ए बी सी डी सी। और ये सभी स्टेंजा में ऐसी है, आप इसमें भी देखेंगे वही चीज़ होगा, उसमें भी देखेंगे वही चीज़ होगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या क्या है। लिटरेरी डिवाइस यानी कि पोएटिक डिवाइस के बारे में हम लोग अभी समझेंगे इसमें। देखिए आप ये बात समझ गए ना कि ये इसमें क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी फिर सी डी फिर डी सी। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें राइमिंग पोएटिक डिवाइस क्या है। देखिए इसमें जो है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक कॉन्सीट नाम का जो हमारे पास लिटरेरी डिवाइस है, यानी कि पोएटिक डिवाइस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच है, कॉन्सीट वो है इसमें। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ये सन है, क्या है, ये सन है, और सन यानी कि पोएट जो है जो अपने आप को सन से तुलना करते हैं। और कॉन्सीट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा क्या चीज़, दो चीज़ जो दोनों अलग अलग हो, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान उसमें अगर सिमिलरिटी ढूंढता है और उसके सिमिलरिटी को बताता है तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्सीट। क्या कहते हैं, कॉन्सीट। और उसके आगे हम लोग ये भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे फिर, और इसके आगे और थोड़ा सा अगर हम लोग पढ़ते हैं, ये जो, एक मिनट में बताना चाहूँगा, कॉन्सीट, और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए स्पर्श, ये जो है हमारे पास, ये इसको हम लोग कहते हैं पन। क्या है ये, पन। मतलब कि कोई भी ऐसा शब्द जो ऐसी पोएटिक डिवाइसेस जिसका दो मतलब हो सकता है। क्या मतलब हो सकता है, दोनों मतलब, और दोनों मतलब ही वहाँ पे वैलिड हो सकता है। स्पर्श का मतलब क्या हो सकता है, मोटिव यानी कि प्रेरणा, और उसका एक और क्या मतलब हो सकता है, अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, यानी कि किसी चीज़ का भाग होना, किसी चीज़ की पार्ट होना, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और
मोटिव, क्या हो सकता है, मोटिव हो सकता है। यानी कि मेरे पास अभी आप लोग क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक में क्या बताया, कॉन्सीट, क्या है ये, कॉन्सीट हमारे पास एक लिटरेरी डिवाइस हो गया, और एक क्या हो गया, पन। उसके आगे हम लोग ये देखेंगे, ये फॉर्चून है, क्या है ये, फॉर्चून। तो ये फॉर्चून का मतलब क्या, भाग्य समझ लेते हैं। तो इसके लिए मतलब इसके ऊपर जो हमारे पोएट हैं, क्या जो हमारे पोएट हैं वो बहुत जोर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जोर दे, एग्जैजरेट कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोल, क्या कहते हैं, HIPERBOLE, ये क्या होता है, हाइपरबोल। यानी किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट करना, यानी कि यहाँ पे फॉर्चून को कुछ ज़्यादा ही चढ़ाया बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रही है, हाइपरबोल। अब उसके बाद क्या है देखेंगे, यहाँ पे एक बार फिर एक और यहाँ पे हाइपरबोल का इस्तेमाल है। देखिएगा आगे हमारे पास ये, जैसे कि ब्लड, क्या है ये हमारे पास, क्या है ये, ब्लड। तो वो आंसू से, यानी कि रोने की चीज़ों को अपने खून को सरने से तुलना कर रहे हैं। यानी कि हम लोग इसको भी कह सकते हैं हाइपर, क्या कह सकते हैं, हाइपर बोल। क्या है ये भी क्या है, हाइपर बोल। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा चढ़ा बढ़ा एग्जैजरेट कर देते हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर बोल। क्या कहते हैं, हाइपर बोल। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बात को। देखिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे होंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच नाम का भी कोई टॉपिक होता है, या फिर लिटरेरी डिवाइस, या फिर पोएटिक डिवाइस। तो उनके लिए मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है समझना कि पन क्या होता है, हाइपरबोल क्या होता है, कॉन्सेंट क्या होता है, ये सब चीज़ नहीं सीखे होंगे। और एक और बात, ये तो रही कि हम लोग पोएम सीख रहे हैं, पोएम देख रहे हैं, पोएम समझ रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं। जब ये पोएम ख़त्म हो जाएगी ना, जब मैं आपको 10 मतलब कि आपके चैप्टर में 10 पोएम है, जब मैं 10 पोएम पढ़ा चुका हूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग पूरे बेहतर तरीके से लिटरेरी डिवाइस को, यानी पोएटिक डिवाइस को, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग अच्छे से समझने वाले, बहुत अच्छे से। जिन बच्चे को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ डोंट टेक टेंशन नहीं लीजिए। अभी मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको, ऐसे एक्स्ट्रा में जो समझा ही नहीं गया, पढ़े ही नहीं है, तो फिर कहाँ से समझ में आएगी। लेकिन फिर भी मैं आशा रखता हूँ कि थोड़ा बहुत तो चीज़ समझ ही रहे होगे, और यही बात तुम समझ ही रहे होगे माय डियर। सो तो यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ है यहाँ पे जो कवि बात करते हैं कि कुछ और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट हीज हेयर टू डे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कवि किसी चीज़ों को विजुलाइज करा रहे हैं, यानी कि दिमाग में नचा रहे हैं बातों को कि देखो कि सन चला गया था, सन डूब गया था, फिर सन आ गया। मतलब जब मैं कहूँ कि सूरज उदय हो रहा है, सूरज का मतलब कि सूर्यास्त हो रहा है, तो आपके दिमाग में ऐसा आता है कि हाँ सूरज उदय हो रहा है, सूरज अस्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कहते हैं, यानी कि इस स्टेंजा में क्या कहते हैं, इस स्टेंजा में एक विजुअल इमेजनरी का इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है, विजुअल, VISUAL, विजुअल इमेजनरी। क्या कहते हैं, विजुअल इमेजनरी का इस्तेमाल हुआ है, क्या चीज़ में, इस स्टेंजा में। और उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, और जो यहाँ पे मेरे पास ये ब्लड है, तो किसके लिए, आंसू के लिए, कि भाई मतलब कि जब तुम आंसू बहाते हो तो मतलब कि क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खून सर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, when those sides not wind but sides my soul away। यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी एक तरीके से हम लोग देखें तो हाइपरबोल ही है, और ये कॉन्सेंट भी है। कैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या कहते हैं कि सांस लेने को, आहें भरने को वो अपने मन से, वो अपने सोल से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कि सांस लेने को, आहें भरने को इतना ज़्यादा मतलब कि चढ़ा बढ़ा रहे हैं, मतलब इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, इस तरीके से बात को कह रहे हैं कि सांस लेना और ये मन का होना, ये दोनों मतलब कि बहुत डिफरेंटली है। मतलब ये इसमें बहुत डिफरेंस है, आप इसको एक जैसे नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे सिमिलरिटी बताई जा रही है कि तुम ऐसा करती हो तो मुझे ऐसा लगता है, ये भी किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से ऐसा प्रतीत होता है कि कॉन्सेंट है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और फिर क्या है देखते हैं हम लोग, और एक मिनट, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट। यहाँ पे भी एक तरीके से ये जो डिवाइनिंग है, ये भी एक तरीके से मैं कहूँ तो कह सकते हैं कि ये पन है। क्या है, ये एक तरीके से पन है। क्यों है, क्योंकि अभी मैं आपको बताया कि पन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जिसके दो मतलब निकल सके। कितने मतलब निकल सके, दो मतलब। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, एक पन, ये यहाँ पे ये एक पन है क्योंकि इसके दो मतलब निकलते हैं। उसी तरीके इसके भी दो मतलब निकल सकते हैं, जैसे कि
डिवाइनिंग का मतलब हेवनली यानी कि दैवीय हो सकता है, और उसका मतलब एक और हो सकता है परसीविंग यानी कि इस बातों को समझने वाला इंसान, इस तरीके से। तो इसके दो मतलब हुए, तो यानी कि यहाँ पे ये भी एक पन ही इंडिकेट कर रहा है। ओके, और उसके बाद एंड मे द फियर्स फूल्स बट थिंक दैट वी आर टर्न असाइड टू स्लीप, और ये इस तरीके से है। ठीक है, तो मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होगी। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट पोएम कौन सा पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसका वोकैब हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसका पोएम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइस है। अगर ऐसा होगा तो मैं एक ही वीडियो में कर दूंगा, नहीं तो उसके लिए भी मैं 2 वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं अलग अलग इसलिए रख रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। मतलब एक ही वीडियो में मैं ये भी बताऊँ ये वो, तो आई थिंक हो सकता है कि आप कभी पोएम का मतलब ना समझ पाए तो कभी ये समझ पाए, इसलिए कि अगर आप अच्छे तरीके से एक बार पोएम समझ ले क्या है, उसके बाद लिटरेरी डिवाइस समझ ले क्या है। फिर हम लोग, मैं अभी जैसे बताया कि ये पूरा पोएम कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पूरा पोएम पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं एक पोएटिक डिवाइस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच पे वीडियो लेके आऊँगा, बहुत अच्छे वीडियो बनाऊँगा, बहुत अच्छी तरीके से। इट्स माई प्रॉमिस कि आप अगर उसको देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे समझ में आ चुका है व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।